ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। व्यापम घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी तेजी से सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक संघर्ष जारी रहा। कांग्रेसी अर्धनग्न होकर सीएम आवास के शुद्धिकरण के लिए पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हंगामा कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हंगामे के दौरान गिरने से कांग्रेसियों को चोटें भी आईं। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार घोटाले के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे को चोट भी लग गई और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें जेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। व्यापम घोटाले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवराज सिंह चौहान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर इस्तीफे का सवाल ही नहीं होता, मामला कोर्ट में चल रहा है, आरोप लगते रहते हैं। खबर यह है कि व्यापम घोटाले पर संघ का नाम उछलने के बाद संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने घोटाले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की है। मुलाकात के दौरान उनके साथ संघ कार्यकर्ता बजरंग लाल भी मौजूद थे। व्यापम घोटाले में आरएसएस के कुछ नेताओं के नाम सामने आने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और संघ को इसकी कोई चिंता नहीं है। व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे थे, उसके खिलाफ उसके बारे में कुछ व्यापम घोटाले में आरएसएस के कुछ नेताओं के नाम सामने आने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और संघ को इसकी कोई चिंता नहीं है। व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे थे, उसके खिलाफ उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। दरअसल व्यापम घोटाले की आंच संघ तक पहुंच गई है और घोटाले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों ने पूछताछ में आरएसएस के पूर्व सर संचालक दिवंगत के सुदर्शन और सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी पर सिफारिश करने के आरोप लगाए हैं। व्यापम के पूर्व कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी ने एसटीएफ को पूछताछ में बताया कि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने फूड इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार मिहिर कुमार की सिफारिश की थी। पंकज त्रिवेदी के मुताबिक मिहिर आरएसएस के सुरेश सोनी के आदमी हैं। फूड इंस्पेक्टर पद के अभ्यर्थी रहे मिहिर कुमार ने पूछताछ में एसटीएफ को बताया है कि वो के सुदर्शन के सहायक के तौर पर काम करते थे। मैंने अपनी नौकरी के लिए उनसे गुजारिश की थी, इसके लिए उन्होंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को फोन किया, ये कहा है उन्होंने। अभ्यर्थी मिहिर कुमार ने कहा कि पूछताछ में सुदर्शन ने मुझसे कहा कि एग्जाम में मैं उतने ही सवालों के जवाब दूं जितने मुझे आते हो, बाकी शीट खाली छोड़ दूं। मैंने 50% सवालों के सही जवाब दिए थे। मेरिट लिस्ट में मेरा 7वां नंबर आया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि व्यापम घोटाले से बीजेपी के असली चेहरे अब उजागर हो गए हैं। व्यापम घोटाले ने बीजेपी और आरएसएस के मुखौटे को उतार दिया है। निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, ये कहा सुरजेवाला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के नाम पर फर्जीवाड़े के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। एक तरफ जहां जयपुर में एक शख्स से विदेश भेजने के नाम पर ठगी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल के एक बीजेपी नेता से बड़ा पद दिलाने के लिए फोन पर लाखों की फिरौती मांगी गई। पहला मामला जयपुर का है, जहां पर विदेश भेजने के नाम पर चंद्रप्रकाश नाम के शख्स ने खुद को राजनाथ सिंह का निजी सचिव बताकर एक शख्स से 9 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित विनीत ने चंद्रप्रकाश नाम के ठग के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। दूसरा मामला अरुणाचल प्रदेश का है, जहां बीजेपी के एक नेता को राजनाथ सिंह के निजी सचिव के नाम पर फोन आया। फोन में नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी कमेटी में बड़ा पद दिलाने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक की मांग की गई। यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। भारी विरोध के आगे झुकते हुए कुलपति दिनेश सिंह ने 4 साल के कोर्स यानी कि FYUP को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सोमवार से अब एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। डीयू के कुलपति दिनेश सिंह ने एक बयान जारी किया और कहा कि यूनिवर्सिटी ने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को वापस ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब 2012-13 सत्र के मुताबिक 3 साल के कोर्स में एडमिशन होगा।
कुलपति दिनेश सिंह ने 4 साल के कोर्स को वापस लेते हुए कहा है कि हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यही समय की मांग है। उन्होंने सभी प्रिंसिपल से जल्द एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा है। 4 साल के कोर्स को वापस लेने के ऐलान से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को आज एक पत्र भी लिखा। डीयू के रजिस्ट्रार के नाम से भेजे गए इस पत्र में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइंस का पालन करेगी। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अब कोई चारा भी नहीं बचा था, क्योंकि कल डीयू ने जो प्रस्ताव यूजीसी को भेजा उसे यूजीसी ने खारिज कर दिया। यूजीसी ने साफ कहा था कि 4 साल का कोर्स खत्म करना ही होगा। डीयू के कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने एक बैठक करके एडमिशन प्रक्रिया को लेकर चर्चा की। फैसला हुआ कि कुलपति से चर्चा करने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को वापस लेने का ऐलान हुआ और उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस में जश्न मनाना भी शुरू हो गया। छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्यों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। 4 साल के कोर्स को वापस लेने के फैसले को एबीवीपी ने अपनी जीत बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई दिनों से मोर्चा खोलने वाले एबीवीपी सदस्यों ने इस फैसले का स्वागत किया। उधर जो छात्र संगठन कुलपति के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए गए थे, वो भी 4 साल के कोर्स को वापस लेने की खबर मिलते ही झूम उठे और जश्न मनाना शुरू कर दिया। चार साल के कोर्स को वापस लेने के फैसले का बीटेक के छात्रों ने जोरदार विरोध किया। यूजीसी के दफ्तर के बाहर बीटेक छात्रों ने मोर्चा खोला और बीटेक को 4 साल का ही कोर्स रखने की मांग की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का एक गुट 4 साल के कोर्स को खत्म करने के फैसले के विरोध में खड़ा हो गया है। डीयू एकेडमिक काउंसिल के सदस्य एएन मिश्रा ने कहा है कि यूजीसी और एचआरडी मंत्रालय के दबाव में कुलपति को यह फैसला लेना पड़ा। भले ही डीयू के कुलपति ने 4 साल के कोर्स को वापस ले लिया, लेकिन लंबे समय से चुप्पी साधे बैठी एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी ने कुलपति पर निशाना साधा और कहा कि प्रतिष्ठा के लिए छात्रों के भविष्य की बलि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। I respect the autonomy of institutions. Autonomous institutions were created in our country to serve the people of this nation. One should not sacrifice the interest of our students at the altar of prestige. केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा पद्धति में बदलाव को लेकर छात्रों ने दिल्ली में आज प्रदर्शन किया। करीब 3000 छात्रों ने उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके और राजघाट पर भी प्रदर्शन किया। यूपीएससी परीक्षा का पैटर्न बदले जाने के विरोध में छात्रों ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग के दफ्तर से प्रधानमंत्री के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इन्हें तुगलक रोड पर ही रोक दिया। 3000 से ज्यादा छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने एहतियातन मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, रेस कोर्स और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन 2 घंटे तक के लिए बंद रखे गए। बाद में इन्हें खोल दिया गया। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। साईं बाबा पर दिए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान पर हंगामा जारी है। शिरडी में साईं भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के बस्ती में साईं समर्थकों ने पुतला फूंककर शंकराचार्य स्वरूपानंद का विरोध किया। साईं पर विवादित बयान से नाराज साईं समर्थकों ने शंकराचार्य को उनके पद से हटाने की मांग की। उधर वाराणसी में विद्वानों की संस्था काशी विद्वत परिषद ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साईं बाबा पर दिए बयान का समर्थन किया। परिषद ने साईं मंदिरों से दूसरी मूर्तियों को हटाने की मांग की। सीमांध्र के ईस्ट गोदावरी में गेल की पाइपलाइन में लगी भयानक आग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 15 हो गई है। वहीं कुछ घायलों की हालत इस वक्त भी गंभीर बताई जा रही है। ईस्ट गोदावरी के नगरम के पास गुजरने वाली गेल की अंडरग्राउंड पाइपलाइन में सुबह करीब 6 बजे आग लगी। आग लगते ही जोरदार ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते चारों तरफ आग के शोले ही नजर आने लगे। ईस्ट गोदावरी में जहां पर पाइपलाइन में आग लगी, उसके आसपास की बस्तियों में हड़कंप मच गया। आग की इतनी भयानक लपटों को देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। प्रशासन ने एहतियातन इन्हें गांव से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर भेजा, इवैक्यूएट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। उन्होंने मृतकों के परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गेल हादसे की उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी बना दी है। जांच कमेटी में गेल और ओएनजीसी को शामिल नहीं किया गया है। ये गंभीर स्थिति है। इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए
विभाग ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है और जो घटना हुई है घटना के मूल तक जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गेल पाइपलाइन हादसे में किसी साजिश से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन आग और ब्लास्ट पर शुरुआती रिपोर्ट आई है, लेकिन इसमें कोई साजिश नजर नहीं आती। ईस्ट गोदावरी के नगरम में हादसे की जगह पर सीमांध्र के गृह मंत्री एन चिन्नारजप्पा जायजा लेने के लिए पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत की। गेल के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वंदना चनाना ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है और पाइपलाइन में गैस की सप्लाई रोक दी गई है। There was a fire at about in the early hours of morning today at 5:45 in the GAIL pipeline in Katipaka Kondalpalli area of East Godavari. The fire has been extinguished. The the gas, the valves on both the side of the pipeline were closed. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गेल पाइपलाइन हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। गेल पाइपलाइन हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शोक जाहिर किया है। बारी दिल्ली के बवाना इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री भर भरा कर गिर गई। देखते ही देखते 400 गज में फैली फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। आग लगने की खबर पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। गनीमत ये रही कि आग लगते ही फैक्ट्री में काम करने वाले सभी मजदूर बाहर निकल आए। फैक्ट्री मालिक का आरोप यह है कि तुरंत खबर देने के बाद भी दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सलियों से सरकार बातचीत नहीं करेगी। नक्सल मुद्दे पर राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक के बाद राजनाथ ने कहा कि अगर नक्सली हमला करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ इस बैठक में खास रणनीति भी बनी है। सूत्रों से खबर यह आ रही है कि केंद्र ने झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा में स्पेशल फोर्स बनाने के लिए मदद का भरोसा दिलाया है। बैठक के दौरान गृह मंत्रालय के साथ साथ आईबी और सीआरपीएफ की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सेक्स एजुकेशन पर बैन किए जाने के बयान का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया ने उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि स्कूलों में यौन शिक्षा पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बजट सत्र से पहले नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इंडिया न्यूज को मिली खबर के मुताबिक 4 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें 12 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि जेपी नड्डा को मंत्री बनाया जा सकता है। नड्डा बीजेपी के रेस में थे, बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में थे, लेकिन अमित शाह से पिछड़ते वो दिख रहे थे। ऐसे में नड्डा को कैबिनेट में शामिल करके शाह के लिए रास्ता साफ किए जाने वाला है। बजट सत्र से पहले बीजेपी अपने सांसदों को ट्रेनिंग देगी। इसके लिए कल से ही ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। दिल्ली से सटे सूरजकुंड में होने वाली ट्रेनिंग में सांसदों को बताया जाएगा कि कैसे संसद के अंदर और बाहर पेश आए। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के 187 सांसद पहली बार संसद पहुंचे, जिन्हें संसद के नियमों और सलीके के बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा स्थगित होने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों से खबर यह आ रही है कि 4 अगस्त से शुरू होने वाला पीएम मोदी का नेपाल दौरा स्थगित कर दिया गया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 5 दिनों की यात्रा पर चीन पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जापानी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा है। इस दौरान जापानी सांसदों की इस टीम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुलासा किया है कि जब वो पैदा हुई थी तो कुछ लोगों ने उनकी मां से उन्हें गर्भ में ही मार देने के लिए कहा था। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के इस खुलासे के बाद उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को खत्म किया जाना चाहिए। समुदाय को 16% आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र कैबिनेट ने मराठा को 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया था। इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव है और आरक्षण के फैसले को वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। उधर महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को बीजेपी ने गलत बताया है। महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 5% आरक्षण के ऐलान के बाद अब ईसाइयों ने भी रिजर्वेशन की मांग की है। इस बाबत ईसाई समुदाय ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल M.K. नारायणन से गवाह के तौर पर पूछताछ की। बॉर्डर पर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत हुई है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में बालाकोट में भारी फायरिंग हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया।